हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ वंदना केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट जो हमने ये जो पार्ट था पी डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था ग्रुप 15 एलिमेंट्स के कुछ कंपाउंड हमने डिस्कस किए थे कि कौन सी फॉर्म के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं और कौन सी फॉर्म जो होती है उनके लिए सबसे स्टेबल होती है। ठीक है, तो उसमें हमने नाइट्रोजन के बारे में डिस्कस किया था। नाइट्रोजन में हमने अमोनिया देखा था, कुछ उसके नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स हैं वो हमने डिस्कस किए थे। नाइट्रिक एसिड वगैरह जो है उसके बारे में हमने उनकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और उनके यूजेज जो है उनके बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको लास्ट में जो मैंने आपको बताया था उसके अंदर मैंने आपको कहा था कि अब जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ फॉस्फोरस के कुछ एलोट्रॉपिक्स फॉर्म्स हम डिस्कस करेंगे, फॉस्फोरस के कुछ कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बिकॉज ये हर एक एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं और बहुत ज़्यादा जो है काम में लिए जाते हैं, तो इसलिए हम क्या है इन्हें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इनकी बेसिक फॉर्म से कि किस तरीके से ये जो है इंट्रोडक्शन लेते हैं, एज़ यूजुअली जैसे हम हमेशा लेते हैं इनका नॉर्मल इंट्रोडक्शन लेते हैं कि किस तरीके से ये यूज़ में लिए जाते हैं, फिर किस तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फॉस्फोरस की हम बात करेंगे। नाइट्रोजन हमने डिस्कस किया था, फॉस्फोरस का हम डिस्कशन क्यों कर रहे हैं बिकॉज मैंने आपको बताया था कि ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 15 जो है कंप्लीट, उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है वो दो एलिमेंट ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि डे टू डे लाइफ्स में या फिर हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल यूजेस इन दोनों के काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इस वजह से हम इन दोनों को ही मेनली डिस्कस कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं फॉस्फोरस की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कितनी होती हैं। ठीक है, फॉस्फोरस वैसे तो काफ़ी सारी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में पाया जाता है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट वन रहती हैं, जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ में ली जाती हैं और इंडस्ट्रियल यूजेज जिनके काफ़ी ज़्यादा हैं, उसमें सबसे ज़्यादा है वाइट फॉस्फोरस, दूसरा है रेड फॉस्फोरस और है ब्लैक फॉस्फोरस। ठीक है, वाइट, रेड एंड ब्लैक, ये तीनों फॉस्फोरस जो है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लिए जाते हैं, इनके इंडस्ट्रियल यूजेस भी काफ़ी हैं और हम कह सकते हैं कि इनका यूज़ भी काफ़ी किया जाता है इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे वाइट फॉस्फोरस के बारे में। वाइट फॉस्फोरस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, वाइट फॉस्फोरस जो है वो ट्रांसल्यूसेंट होता है। ट्रांसल्यूसेंट एक तो होता है देखो ट्रांसपेरेंट और एक होता है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है कि थोड़ा सा जो है, जैसे नहीं होता रफ़ सरफेस होता है जिसके आर पार हम जो है कम्प्लीटली नहीं देख पाते हैं, बहुत लाइट लाइट हमें दिखता है कि हाँ हम कह सकते हैं कोई है, चीज़ है सामने, लेकिन हम नहीं बता पाते कि वो क्या चीज़ होती है, बिल्कुल वैसी ही। ओके, तो बहुत ज़्यादा रफ़ सरफेस वाली होती है। वाइट वैक्सी सॉलिड होती है, वैक्सीन टच होती है। ठीक है, ये पॉइजनस होती है और वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होती है, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड CS2 जो है उसके अंदर ये बहुत इजीली जो है सॉल्युबल होती है। ठीक है, एंड वन मोर थिंग इम्पॉर्टेंट, ये क्या है, डार्क के अंदर ग्लो करती है, यानी केम्युलिसेंस, केमिल्यूमिनेसेंस जो है वो इसके अंदर पाई जाती है। कौन सी प्रॉपर्टी? केमिल्यूमिनेसेंस। केमिल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है? केमिल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो डार्क में, यानी अंधेरा जब होता है तब ग्लो करती है, चमकती है। ठीक है, ये क्या है, डिज़ोल्व करता है बॉइलिंग NaOH सॉल्यूशन के अंदर, यानी जो उबला हुआ या फिर यूँ कहें कि हॉट बॉइलिंग सॉल्यूशन जो होता है NaOH का, उसके अंदर ये सॉल्युबल हो जाती है और एक इनर्ट एटमॉस्फेयर जो है बनाना पड़ता है, जिसमें हम PH3 यानी फॉस्फीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, सॉरी, जिसमें PH3 फॉस्फीन जो है वो बनता है। ठीक है, यानी कि वाइट फॉस्फीन जो है वो बनता है। जैसे P4 है, ठीक है, इसके साथ में हमने रिएक्ट करवाया NaOH को। ठीक है, NaOH कौन सा है? बॉइलिंग NaOH, और साथ में वाटर है ऑब्वियसली, तो इसके अंदर बनेगा फॉस्फीन, जो ये वाली जो फॉस्फीन बनेगी होगी वाइट फॉस्फीन, और साथ में साइड प्रोडक्ट जो होगा इसका वो होगा NaH2PO2, जिसे कहा जाता है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, दैट इज़ सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। ठीक है, ये जो है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, ये जो है काफ़ी ज़्यादा, और जो है इसको क्या किया जाता है, इसको इस वाइट फॉस्फीन से अलग करके और इसको सेपरेट आउट कर लिया जाता है और काफ़ी सारी इंडस्ट्रियल यूजेस में इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया P4 NaOH H2O, ये जो बनेगी ये होगी हमारे पास में वाइट फॉस्फोरस। ठीक है, और जो साइड प्रोडक्ट बनेगा वो होगा सोडियम फॉस्फाइट। चलिए आगे देखते हैं।
वाइट फॉस्फोरस जो है वो बहुत ज़्यादा लेस स्टेबल होती है, बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होती, बहुत कम स्टेबल होती है और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है सॉलिड फेसेस पे, और टेम्परेचर कुछ फिक्स टेम्परेचर या फिर कुछ नॉर्मल कंडीशंस देते हैं उस पे जो है ये जो है काफ़ी रिएक्टिव होती है। ठीक है, इसमें जो है एंगुलर स्टेन होता है जो कि हम जिसे कह सकते हैं नॉर्मल एंगल 60 डिग्री का एंगुलर स्टेन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि मैं अब आपको स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो आपको और ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा। ये देखिए P4 जो है ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये इस तरीके से बनता है और ये यहाँ पे इनके बीच में क्या है, एंगुलर स्टेन होता है, यानी कि एंगुलर स्टेन के कारण इनके बीच में 60 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, और ये जो है बहुत ज़्यादा जल्दी फायर कैच कर लेता है, आग बहुत ज़्यादा जल्दी पकड़ लेता है, और जैसे ही आग पकड़ता है बहुत ज़्यादा वाइट फ्यूम्स देता है, जो कि होती है P4O10 की वो फ्यूम्स होती हैं। जैसे कि अगर हम देखें वाइट फॉस्फोरस P4 रिएक्ट करता है S5O2, ये रिएक्शन मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से बैलेंस हुई है, फिर ये हो जाएगा P4O10। ठीक है, यानी कि फॉस्फीन जो है, वाइट फॉस्फीन जो है ये रिएक्ट करेगा किसके साथ में, फ्यूम्स हो गई, तो फ्यूम्स में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, ऑब्वियसली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है P4O10 की बहुत ज़्यादा डेंस और वाइट फ्यूम्स, और बहुत ज़्यादा रेडिली, बहुत ज़्यादा जल्दी से ये क्या कर लेता है, आग पकड़ लेता है। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे 10 है, ऑक्सीजन का क्या है यहाँ पे नंबर 10 है, तो यहाँ पे 5 to 10 हो गया, ये 4 है, ये 4 बिल्कुल बैलेंस है। ठीक है, इसके अंदर इसका जो स्ट्रक्चर होता है हम कह सकते हैं कि ये जो इसका स्ट्रक्चर है ये डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। एक प्रॉपर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसके अंदर नहीं प्रेजेंट होती है, बहुत डिस्क्रीटेड होती है ये स्ट्रक्चर। ठीक है, ये है हमारा वाइट फॉस्फीन। अब जो हम आगे देखेंगे वो हम देखेंगे रेड फॉस्फोरस के बारे में। ठीक है, रेड फॉस्फोरस के बारे में। रेड फॉस्फोरस जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज़ में लिया जाता है, और काफ़ी ज़्यादा इसकी कह सकते हैं कि कॉस्मेटिक यूज़ भी इसके काफ़ी हैं। रेड फॉस्फोरस जो है वो ऑब्टेन किया जाता है हीटिंग से। किस तरीके से हीट किया जाता है, जब वाइट फॉस्फोरस यानी P4 को एक फ़िक्स टेम्परेचर जो कि है 573 केल्विन, इतने फिक्स टेम्परेचर पे जब इसे हीट किया जाता है वाइट फॉस्फोरस के साथ में, तब एक इनर्ट एटमॉस्फेयर अटेन होने के बाद में कुछ सेवरल डेज़, काफ़ी टाइम लगता है, कुछ दिन लगते हैं, तब जाके जो है हमें रेड फॉस्फोरस जो है वो मिलता है। ठीक है, जब क्या होता है रेड फॉस्फोरस को हीट किया जाता है बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे, तो एक सीरीज़ बन जाती है ब्लैक फॉस्फोरस की। ठीक है, वो हम जब ब्लैक फॉस्फोरस डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से। ऑब्वियसली वाइट फॉस्फोरस जो है वो बनता है NaOH से, रेड फॉस्फोरस जो बनता है वो बनता है वाइट फॉस्फोरस से, और ब्लैक फॉस्फोरस जो है वो बनता है रेड फॉस्फोरस से। तो एक तरीके की चेन चलती है, वो मैं भी आपको जब ब्लैक फॉस्फोरस हम डिस्कस करेंगे तो बताती हूँ। ठीक है, रेड फॉस्फोरस क्या है, एक आयरनी ग्रे लस्टर होता है उसके अंदर, यानी शाइन कह सकते हैं हम, थोड़ा सा कहते हैं कि शो करता है ये इस तरीके का आयरन ग्रे कलर। ऑर्डरलेस होता है, नॉन पॉइजनस होता है, जबकि वाइट फॉस्फोरस पॉइजनस था, ये नॉन पॉइजनस है। इनसॉल्युबल होता है वाटर में, और कार्बन डाइसल्फाइड में भी इनसॉल्युबल होता है, जबकि वाइट फॉस्फोरस जो था वो कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल था। लेकिन रेड फॉस्फोरस ना ही वाटर में सॉल्युबल होता है, ना ही कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होता है। ठीक है, केमिकली अगर हम देखें तो रेड फॉस्फोरस जो है वो बहुत ज़्यादा कम रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा कम रिएक्टिव है, मतलब हम कह सकते हैं वाइट फॉस्फोरस से भी कम रिएक्टिव है। ऑब्वियसली वाइट फॉस्फोरस कार्बन डाइसल्फाइड में रिएक्ट कर रहा था, लेकिन रेड फॉस्फोरस जो है वो कार्बन डाइसल्फाइड में भी रिएक्ट नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन से हम देख के कह सकते हैं कि ऑब्वियसली वाइट फॉस्फोरस से भी कम रिएक्टिव है। ठीक है, एंड इट डज़ नॉट ग्लो इन डार्क, जैसे हमने वाइट फॉस्फोरस में देखा था केमी ल्यूमिनेसेंस है इसके अंदर प्रेजेंट है वाइट फॉस्फोरस में, लेकिन रेड फॉस्फोरस के अंदर ऐसी कोई भी सिचुएशन प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए रेड फॉस्फोरस का हम एक बार आपको स्ट्रक्चर बता देते हैं। तो आप देखिएगा रेड फॉस्फोरस का एक तरीके का चेन लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जो कि आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। देखिए इस तरीके से होता है। जो P4 वाले हमने देखे थे वाइट फॉस्फोरस वाले, वही क्या एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, वही क्या करते हैं एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, देखो पॉली का मतलब तो होता है एक से ज़्यादा, ठीक है, और
पॉलीमेरिक का मतलब क्या होता है? मेरिक का मतलब होता है जो छोटी छोटी कह सकते हैं चेन से मिलकर बने और एक बहुत बड़ी चेन बना ले, उसे कहा जाता है पॉलीमेरिक। ठीक है, तो जो रेड फॉस्फोरस है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वाइट फॉस्फोरस की पॉलीमेरिक फॉर्म है, जिसमें ये एक वाइट फॉस्फोरस का जो पार्ट है ये जुड़ता जाता है आगे और एक बहुत बड़ी रेड फॉस्फोरस की चेन बना लेता है। ठीक है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि टेट्राहेड्रल मैनर के अंदर जो है फॉस्फोरस अरेंज होते हैं, जैसे हमने वाइट फॉस्फोरस के अंदर देखा था। ठीक है, ये है नॉर्मल रेड फॉस्फोरस के स्ट्रक्चर। अब जो हम देखेंगे फॉस्फोरस का लास्ट पार्ट जो है वो है ब्लैक फॉस्फोरस। वाइट तो हमने डिस्कस कर लिया, ब्लैक फॉस्फोरस। ब्लैक फॉस्फोरस जो है वो हम कह सकते हैं कि इन दोनों से थोड़ा सा ये रहता है कि डिफरेंट है, इसका स्ट्रक्चर भी जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत इजी नहीं होता है उसको मैनर इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 3D फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरीके से प्लेनर फॉर्म के अंदर हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अल्फ़ा बीटा फॉस्फोरसेस जो है वो काफ़ी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि ब्लैक फॉस्फोरस जो है वो 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, अल्फ़ा ब्लैक फॉस्फोरस एंड बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। ठीक है, अल्फ़ा ब्लैक फॉस्फोरस जो है वो बनता है रेड फॉस्फोरस से, जब उसे क्या किया जाता है, एक सील्ड ट्यूब के अंदर हीट किया जाता है 803 केल्विन टेम्परेचर पे। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? अल्फ़ा ब्लैक फॉस्फोरस को हीट किया जाता है रेड फॉस्फोरस के साथ में। ठीक है, रेड फॉस्फोरस के साथ में हीट किया जाता है और वो भी 803 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, समझ गए? इसको क्या किया जाता है, सबलिम भी कर सकते हैं हम एयर के अंदर। और क्या है, ये एक तरीके का जो अल्फ़ा बीटा ब्लैक फॉस्फोरस है, अल्फ़ा ब्लैक फॉस्फोरस होता है, ये एक तरीके का ओपेक मोनोक्लिनिक या फिर हम कह सकते हैं कि रोम्बिक क्रिस्टल होता है। ठीक है, जो कि वाइट और रेड फॉस्फोरस दोनों से स्ट्रक्चरल वाइज डिफरेंट होता है। ठीक है, इसे ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता एयर के अंदर, यानी कि इसे हम एयर के अंदर बहुत ज़्यादा इजीली ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बीटा ब्लैक फॉस्फोरस, उसको प्रिपेयर किया जाता है वाइट फॉस्फोरस से। वाइट फॉस्फोरस के साथ में क्या किया जाता है, उसको 473 केल्विन के अंदर हाई प्रेशर पे जो है अप्लाई किया जाता है। अब हम देखते हैं बीटा ब्लैक फॉस्फोरस को क्या किया जाता है, वाइट फॉस्फोरस के साथ में, जो कि हम कह सकते हैं कि 473 केल्विन के अंदर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे उसको क्या किया जाता है, हाई प्रेशर दिया जाता है। उससे क्या होता है, ये जो है हमें अवेलेबल हो जाता है कौन सा, बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। नेक्स्ट है, इट डज़ नॉट बर्न इन एयर अप टू 673 केल्विन। बीटा ब्लैक फॉस्फोरस जो है वो 673 केल्विन तक जो है हम कह सकते हैं कि एयर के साथ में या रिएक्ट नहीं करता है, बर्न नहीं होता है। जैसे कि वाइट फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा रेडिली हो जाता है, बिल्कुल वैसे बीटा ब्लैक फॉस्फोरस नहीं होता है। ठीक है, ये है नॉर्मल। अब देखिए आपको बता देती हूँ, वाइट फॉस्फोरस से बनता है, वाइट फॉस्फोरस से हमें क्या मिलता है, वाइट फॉस्फोरस से मिलता है हमें रेड फॉस्फोरस। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि रेड फॉस्फोरस से ही हमें मिलता है अल्फ़ा ब्लैक फॉस्फोरस, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है वो है 803 केल्विन। और इसी से ही हमें मिलता है बीटा ब्लैक फॉस्फोरस, और बीटा ब्लैक फॉस्फोरस के लिए हमें जो टेम्परेचर होता है रिक्वायर्ड वो होता है 473 केल्विन। ठीक है, ये है नॉर्मल। आगे से आगे के स्टेप वाइज किस तरीके से कौन कितना फॉर्म होता है। ठीक है, ये था हमारा नॉर्मल इंट्रोडक्शन ही एक्सप्लेनेशन, जो कि हमने वाइट, रेड और ब्लैक फॉस्फोरस के बारे में ले लिया है। अब जो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं वो है हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, जो कि है फॉस्फीन। फॉस्फीन जो है काफ़ी एग्ज़ाम्स में इसके प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और साथ ही यूजेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि फॉस्फीन जो है उसको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है और इसके यूजेस जो है हमने कहाँ कहाँ देखे हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फॉस्फीन जो है उसका इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, फॉस्फीन को सबसे पहले हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल मटेरियल है। इसको जो है प्रिपेयर किया जाता है कैल्शियम फॉस्फाइड और वाटर के साथ में, या फिर हम कह सकते हैं डाइल्यूट HCl से भी रिएक्ट हो सकता है। कैल्शियम फॉस्फीन के साथ में हम इसे रिएक्ट करेंगे ईदर विद वाटर, या फिर हम HCl भी यूज़ कर सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी और इसमें जो है PH3 फॉस्फीन की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है,
रिएक्शन आपको खुद बैलेंस करनी है, रिएक्शन मैं नहीं बताऊंगी आपको किस तरीके से बैलेंस करनी है, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है और आपको आनी भी चाहिए। जिसको भी केमिकल रिएक्शंस बैलेंस नहीं करनी आती है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हमें जो है बैलेंस नहीं करनी आती हैं इक्वेशंस, तो मैं उनको अलग से एक वीडियो बना के दूंगी, लेकिन कोशिश ज़रूर करिए जिन्हें आती है, ठीक है। नेक्स्ट है, हम कैल्शियम फॉस्फीन के साथ में जो है वाटर को हमने करवा लिया, हम डाइल्यूट HCl लेंगे। डाइल्यूट HCl से कैल्शियम क्लोराइड बनता है और कैल्शियम क्लोराइड के बाद में बनता है फॉस्फीन। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों रिएक्शंस, बिकॉज इसको प्रिपेयर इसी तरीके से किया जा सकता है। लेबोरेटरी में जो है हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं हीट करके, किसके साथ में, वाइट फॉस्फोरस के साथ में और कंसनट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन के साथ में। किस तरीके से, वाइट फॉस्फोरस रख लिया हमने, कंसनट्रेटेड NaOH का सॉल्यूशन रख लिया हमने और इसके अंदर वाटर हमने ऐड कर दिया, तो हमें मिलेगा फॉस्फीन। और साथ ही में जो पीछे में सोडियम हाइपोफॉस्फाइट दैट वाज NaH2PO2 जो हमें मिला था, वो भी हमें एज ए साइड प्रोडक्ट इस रिएक्शन के अंदर भी मिलेगा, ठीक है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, फॉस्फीन जब बहुत प्योरेस्ट फॉर्म में होता है तो ये नॉन फ्लेमेबल होता है, यानी बहुत ज़्यादा जल्दी फायर कैच नहीं करता है, बिकॉज़ लेकिन जब हम क्या करते हैं, ये इन्फ्लेमेबल, खुद ही इन्फ्लेमेबल बन जाता है। कब बनता है, जब अपने आप को ये कह सकते हैं कि इसमें खुद की जो P2O4 या फिर हम कह सकते हैं कि P4 की जो वेपर्स हैं वो अगर इसमें डेवलप होने लग जाती हैं तो ये खुद से ही इन्फ्लेमेबल बन जाता है। P4 क्या हो गया यहाँ पे, वाइट फॉस्फोरस, और वाइट फॉस्फोरस हमें क्या पता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी फायर कैच कर लेता है, इस वजह से क्या है, ये खुद से ही कभी कभार जो है इन्फ्लेमेबल बन जाता है, यानी कि आग जल्दी पकड़ने लग जाता है, ठीक है। अब देखिए हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और किस तरीके से जो है इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फॉस्फीन है। फॉस्फीन सबसे पहले तो गैसियस फॉर्म के अंदर होती है, तो सभी को पता होगा, ठीक है। एक तरीके की कलरलेस गैस होती है और इतनी ज़्यादा गंदी स्मेल होती है इसकी, हम कह सकते हैं कि रॉटन फिश जो होगी, बहुत ज़्यादा सड़ी हुई जो मछली होती है उसकी जो जैसी स्मेल होती है बिल्कुल वैसी स्मेल होती है। बहुत ज़्यादा हाईली पॉइजनस होती है ये गैस, बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है। ये जो है बहुत ज़्यादा जल्दी एक्सप्लोड हो जाती है, फट जाती है ये गैस अगर ये बहुत से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जस्ट अ सेकंड में यहाँ पे थोड़ा सा पार्टीशन कर देती हूँ, आपको समझ रहे हैं, हाँ, बहुत ज़्यादा जल्दी एक्सप्लोड हो जाती है, फट जाती है अगर ये जो है बहुत से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से होंगे भाई, पढ़े होंगे आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ऑब्वियसली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है हम ले सकते हैं एग्जांपल HNO3 का, HNO3 के बाद में हम क्लोरीन गैस जो है उसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, और हम जो है ब्रोमीन वेपर जो होती हैं, Br2 वेपर्स जो होती हैं उनका भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। उनके साथ भी अगर ये रिएक्ट करती है बहुत ज़्यादा जल्दी ये क्या होगी, एक्सप्लोड हो जाएगी, और जो है बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली पॉइजनस है, तो हमारे अगर आसपास कहीं होगी तो इट विल कॉज हार्म टू अस एवरीबडी, हार्म टू एवरीबडी, ओके। तो ये क्या है, स्लाइटली सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर। सॉल्यूशन जो होता है फॉस्फीन का वाटर के अंदर, अगर हम फॉस्फीन का वाटर के अंदर अगर सॉल्यूशन बनाते हैं तो डिकम्पोज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और बना देता है क्या, फिर क्या बना देता है, रेड फॉस्फोरस और H2 हाइड्रोजन गैस जो है उसको निकाल देता है, ठीक है। वैन क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है इसको कॉपर सल्फेट या फिर मरकरी क्लोराइड के सॉल्यूशन में, तो इसमें कुछ कॉरस्पॉन्डिंग फॉस्फाइड जो है वो बनाता है। जैसे अगर हम एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हमने इसे कॉपर सल्फेट के ऊपर क्या करवा लिया है भाई, स्लाइटली हमने क्या किया है, कॉपर सल्फेट पे एब्जॉर्ब करवाया है किसको, फॉस्फीन को, ये रहा हमारा फॉस्फीन। तो ये कुछ फॉस्फाइड्स बनाएगा, जैसे कि कॉपर का इसने फॉस्फाइड बना दिया, साइड प्रोडक्ट इसमें H2SO4 बन गया। अगर हम देखें मर्क्यूरी क्लोराइड जो है, मर्क्यूरी क्लोराइड के अगर अंदर हम HgCl2 होता है मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ में अगर हम एब्जॉर्ब करवाते हैं तो ये मर्क्यूरी का भी एक तरीके से फॉस्फाइड बनाएगा और इसमें HCl जो है इस बार साइड प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ये है इसकी प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं जल्दी से इसके यूजेस क्या हैं। चलिए, यूजेस में सबसे पहले क्या है, स्पॉन्टेनियस कंबशन जो होता है फॉस्फीन का वो टेक्निकली यूज़ किया जाता है हॉल्म्स सिग्नल्स के लिए, ठीक है। कंटेनर जो होते हैं कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड के,
उनको पियर्स जो या फिर यूँ कहें तोड़ना जो होता है और तोड़ के उनको सी में कह सकते हैं कि नदी वगैरह में उनको बहा दिया जाता है, बिकॉज कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड जो होते हैं काफ़ी ह्यूमंस के लिए हार्मफुल होते हैं, तो उनको तोड़ वगैरह करके सी में जो है बहा दिया जाता है। और जब क्या होती है, गैस इवॉल्व होती है, बर्न होती है, तो एक सिग्नल पहुंचाती है, ठीक है, जिससे हम कह सकते हैं कि स्मोक स्क्रीन्स जिसको भी कहा जाता है, उसके अंदर भी जो है इसी को ही यूज़ में लिया जाता है, काम में लिया जाता है, ठीक है भाई। ये है हमारा फॉस्फीन। अब जो है नेक्स्ट हम देखेंगे वो होंगे हमारे कुछ फॉस्फोरस के हैलाइड्स। फॉस्फोरस के हैलाइड्स जो हैं उनको हम बहुत ज़्यादा डीप डिस्कशन नहीं करेंगे, हम उनका थोड़ा सा इंट्रो लेंगे, एक दो प्रिपरेशंस देखेंगे हम उनकी, और प्रिपरेशंस देखने के बाद में उनकी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, ओके। क्योंकि फॉस्फोरस हैलाइड जो हैं वो हमारे काफ़ी सारे हैं, 3-4 हम कह सकते हैं कि फॉस्फोरस हैलाइड्स तो कम है, एक्चुअली ऑक्सा एसिड्स जो है फॉस्फोरस के वो काफ़ी हैं। एक बार हमारे ये हो जाता है फिर हम ग्रुप 16 एलिमेंट स्टार्ट करेंगे, ओके। तो सबसे पहले अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे फॉस्फोरस के हैलाइड्स। हैलाइड्स क्या होंगे भाई, कि भाई फॉस्फोरस जो है वो क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, उनके साथ में किस तरीके से रिएक्ट करता है और कौन से प्रोडक्ट्स जो है हम कह सकते हैं बनाता है, वो डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले जो हम फॉस्फोरस का हैलाइड देखेंगे, ठीक है, उसमें हम देखेंगे सबसे पहले फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि हम फॉस्फोरस के हैलाइड्स डिस्कस करेंगे, और इसमें भी जो हमसे हमारा सबसे पहला होगा वो होगा फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है। देखिए फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का फॉर्मूला सोचिए क्या होगा भाई। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बहुत इजी है, ऑब्वियसली फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड होगा हमारा PCl3, ओके। PCl3 आपने देखा होगा काफ़ी सारी रिएक्शंस में यूज़ किया जाता है। एक चीज़ और मैं बता दूं, फॉस्फोरस के दो ही तरीके के हैलाइड्स बनते हैं, नॉर्मली दो ही स्टेबल हैलाइड देखे जाते हैं, वो है PX3 एंड PX5, ठीक है। उसके अलावा कोई भी नहीं देखे जाते हैं, और इसमें जो X होगा वो मोस्ट कॉमनली हम कह सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन होगा। आयोडीन जो है उसका बहुत कम यूज़ किया जाता है, बिकॉज इसका साइज़ जो होता है आयोडीन का वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, और इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरी एलिमेंट टू रिएक्ट विद आयोडीन, ओके। तो इस वजह से जो है एक्स हैलाइड जो होंगे या तो ट्राई हैलाइड या फिर पेंटा हैलाइड दो ही बनते हैं। तो ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड में मोस्टली फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन को ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। इसको प्रिपेयर किया जाता है जब हम क्या करते हैं, वाइट फॉस्फोरस के साथ में क्लोरीन गैस पास करवाते हैं, तो हमें PCl3 जो है ईजिली, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड जो है वो हमें ईजिली अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता इसमें। या फिर हम कह सकते हैं कि वाइट फॉस्फोरस को थायनिल क्लोराइड होता है, SOCl2 के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है, तो हमें PCl3 प्लस बहुत से साइड प्रोडक्ट्स जो कि सल्फ़र डाइऑक्साइड हम कह सकते हैं, और S2Cl2, ये जो है ये सारे के सारे हमें क्या मिलते हैं, एज ए साइड प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। देखिए प्रॉपर्टीज़ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये क्या होते हैं, कलरलेस ऑयली लिक्विड होते हैं जो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं मॉइस्चर के अंदर, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजीली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, और हाइड्रोलाइज होने का मतलब क्या है, वाटर के साथ डिज़ोल्व हो जाते हैं बहुत ज़्यादा ईजिली। और क्या बनाते हैं, H3PO3 भी आपको अभी आगे बताएंगे क्या बनता है। H3PO3 जो है वो बना लेते हैं, और बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि ईजिली फॉर्मेशन होती है। H3PO3 जो होगा यहाँ पे इसको कहा गया है ऑर्थोफॉस्फरस, या फिर हम इसको फॉस्फोनिक भी कहते हैं, जो कि अभी हम ऑक्सा एसिड जब हम देखेंगे फॉस्फोरस के उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये था हमारा फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो होगी हम कह सकते हैं कि जो आपने H2O देखा होगा, H2O के तरीके की, या फिर NH3 जो देखा होगा, अमोनिया हमने जो पीछे पढ़ा था उसके जैसी जो होती है इसकी स्ट्रक्चर होती है। दैट इज़ इसकी पिरामिडल शेप में जो है स्ट्रक्चर होती है, जैसे नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर था बिल्कुल वैसे ही है। NH3 जैसे बन रहा था हमारा, बिल्कुल वैसे ही इसकी स्ट्रक्चर भी बनती है। वाइट फॉस्फोरस जो है ये, इसमें फॉस्फोरस जो होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा, सॉरी नॉट इन वाइट फॉस्फोरस, गलती से बोल दिया, फॉस्फोरस जस्ट सेकेंड, ये क्लोराइड आएगा यहाँ पे, मैंने अमोनिया का सोच के यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लिख दिए। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड जो है इसमें फॉस्फोरस की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 होगी, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब हम नेक्स्ट देखेंगे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड।
फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज इसमें दो ही जो है हैलाइड्स बनते हैं, फॉस्फोरस के जो हैलाइड्स हैं वो दो ही बनते हैं, एंड दैट इज़ PCl3 एंड PCl5। PCl5 जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और PCl5 की जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। यूँ मान लीजिए कि PCl5 की जो स्ट्रक्चर है वो 110% हर बार जो स्कूलिंग के स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम्स के अंदर आती ही आती है। तो आपको PCl5 की स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझनी है। पहले हम इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। ऑब्वियसली वाइट फॉस्फोरस के साथ में जब क्लोरीन गैस पास करवाई जाती है PCl5 बन जाता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि ऊपर की तरफ जब हमने वो डिस्कस किया था, क्या लिया था हमने ऊपर की तरफ, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड लिया था, तो उसके अंदर जो है क्लोरीन का अमाउंट जो है डिफरेंट होता है, और यहाँ पे क्लोरीन का अमाउंट डिफरेंट होता है बिकॉज हमें यहाँ पे PCl5 बनाना है और ऊपर हमें जो है करके PCl3 बनाना होता है, तो दोनों का अमाउंट डिफरेंट होता है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को बैलेंस करिए और मुझे बताइएगा कि हमने इसमें यानी कि ट्राइक्लोराइड के अंदर जो कि है ट्राइक्लोराइड में क्लोरीन के कितने मोल्स लिए और पेंटाक्लोराइड में हमने क्लोरीन के कितने मोल्स लिए हैं, ये आपको मुझे एक्सप्लेन करना है, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको थायनिल क्लोराइड के साथ में भी रिएक्ट करवा सकते हैं। डिफरेंट सिर्फ इतना है कि अमाउंट यानी मोल्स जो हैं वो हम कितने लेंगे, ठीक है, वो भी आपको मुझे इसका भी बताना है। दोनों रिएक्शन का, एक इस रिएक्शन का आपको मुझे बताना है कितने मोल्स होंगे इसमें क्लोरीन के, इसमें कितने होंगे क्लोरीन के मोल्स, और इसमें थायोनिल क्लोराइड जो होगा थायोनिल क्लोराइड के इसमें कितने मोल्स होंगे वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अब हम इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी में ये है कि ये येलोइश वाइट कलर की शेड के अंदर होता है, ठीक है, मॉइस्ट होता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है, POCl3 के अंदर इजीली फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि PCl5 है हमारा, इसको जब वाटर के साथ में हाइड्रोलाइज करवाया जाता है इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है और POCl3 बना लेता है। POCl3 बना के साथ में हम कह सकते हैं कि HCl जो इसका साइड प्रोडक्ट भी बनता है, ठीक है भाई। ये है हमारा पेंटाक्लोराइड। अब हम इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। इसकी स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसकी स्ट्रक्चर में क्लोरीन जो है इनकी दो तरीके की ओरिएंटेशन होती है, एक तो होती है एक्सियल और एक होती है इक्वेटोरियल। और एक्सियल और इक्वेटोरियल होने के कारण भी क्या होता है, इसका कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ में जो है डिफरेंस आता है, यानी कि रिएक्शन जब ये शो करते हैं तो उसमें कौन से क्लोरीन जो है वो पहले निकलते हैं, कौन से बाद में निकलते हैं, वो भी डिपेंड करता है। ये जो है बॉन्ड लेंथ वो है 240 और ये जो है बॉन्ड लेंथ वो है 202 pm, ठीक है। ये मैंने आपको दो दो अलग इसलिए बताई हैं बिकॉज ये जो बॉन्ड होती हैं ये होती हैं एक्सियल बॉन्ड, और ये जो तीनों बॉन्ड होती हैं ये होती हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। मैं एक बार यहाँ लिख देती हूँ, ये है एक्सियल दोनों और ये है इक्वेटोरियल, ठीक है। यानी कि जो फॉस्फोरस के साथ में ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का जो नाम होगा ये है बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें तीन जो कह सकते हैं क्लोरीन होते हैं ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे होते हैं, दो जो होते हैं वो होते हैं एक्सियल पोजीशन पे। एक्सियल पोजीशन वाले जो होते हैं वो फॉस्फोरस से दूर होते हैं और इक्वेटोरियल वाले जो होते हैं वो फॉस्फोरस के पास में होते हैं, ठीक है। ये किस तरीके से पता चला था कि इस तरीके से दो स्ट्रक्चर्स इसकी प्रेजेंट होती हैं। जब PCl5 को जो है रिएक्ट करवाया गया तो हर एक रिएक्शन में देखा गया कि हर बार क्या होता है भाई, हर बार PCl3 बनता जाता है हर एक रिएक्शन के अंदर जब भी PCl5 को रिएक्ट करवाया जाता है। तो जब इसकी स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया रिएक्शन के टाइम में तो पता चला कि जब भी रिएक्शन होती है तो ये दोनों एक्सियल वाले जो क्लोरीन है फॉस्फोरस से दूर होने की वजह से क्या हो जाते हैं, सबसे पहले रिमूव हो जाते हैं, सबसे पहले निकल जाते हैं फॉस्फोरस से, जबकि बचे हुए जो तीन होते हैं ये प्रेजेंट रहते हैं। फर्दर जब हम रिएक्ट करवाते हैं तब ये जो है PCl जो हम कहते हैं कि 3 जो है ये रिएक्ट करते हैं। यानी कि जब हम PCl5 को हीट करते हैं काफ़ी ज़्यादा, जब इसे हीट किया जाता है तब हम कह सकते हैं कि हीट करने के बाद में हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं PCl3 और Cl2। तो Cl2 ये जो दो Cl है ये एक्सियल वाले हैं, दोनों पहले रिमूव हो जाते हैं और बाकी जो तीन बचते हैं ये बाद में जो है बचे रहते हैं। फर्दर जब इसको और हीट किया जाता है तो ये और ज़्यादा जो है ब्रेक होते जाते हैं, ठीक है भाई। ये है PCl5 की नॉर्मल स्ट्रक्चर जो कि आपको ध्यान रखनी है बिकॉज क्वेश्चन जो है इससे ये आता है कि जो PCl5 की स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन करिए, एक्सियल और डिफरेंट क्या है ऐसा PCl5 की स्ट्रक्चर के अंदर,
बाकी स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में इस तरीके से भी आता है, या फिर कभी कभी आता है जब PCl5 को हीट किया जाता है तो उसमें कौन सा प्रोडक्ट बनता है और वो क्यों बनता है, 2 क्लोरीन कौन से वाले रिमूव होते हैं, इस तरीके के बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑक्सा एसिड्स। ठीक है, ऑक्सा एसिड्स के अंदर हम नॉर्मली उनकी स्ट्रक्चर देखेंगे, हम उनका फॉर्मूला देखेंगे, फॉस्फोरस पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो देखेंगे, और हम उनकी प्रिपरेशन देखेंगे कि किससे उसको प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो इसमें नॉर्मल हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हम देखते हैं वो है हमारा H3PO4। ठीक है, ऑक्सा, एक मिनट हेडिंग डाल देती हूँ मैं, आपको याद रहे। ऑक्सो एसिड्स जो है हम फॉस्फोरस के वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और बोलते हुए स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, तो माइंड मत करिएगा। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं H3PO4 जो कि है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम इसका किस तरीके से है। फॉस्फोरस डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और 3 इसके अंदर जो है OH ग्रुप पाए जाते हैं। बहुत ज़रूरी होंगी ये स्ट्रक्चर्स, ये ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से याद करिएगा कौन से जो है फॉस्फोरस के अंदर कह सकते हैं ऑक्सा एसिड जो है फॉस्फोरस का, उसमें कितने बॉन्ड या कितने OH प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये है हमारा H3PO4, और H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में फॉस्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +5। ठीक है, +5 होती है इसके अंदर, और इससे जो है हम प्रिपेयर करते हैं P4H10 और वाटर के साथ में रिएक्ट करवा के ये हमें मिल जाता है H3PO4। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम देखेंगे अब H3PO4 हो गया हमारा, हम देखेंगे H4P2O7। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो किस तरीके की होती है, थोड़ी सी इससे डिफरेंट होती है, बिकॉज इसमें कनेक्टिंग ऑक्सीजन आ जाता है जो दोनों फॉस्फोरस को कनेक्ट करता है। बाकी इसके अंदर 2 OH ग्रुप जो है प्रेजेंट होते हैं, एक OH यहाँ पे और एक OH यहाँ पे। ठीक है भाई, H4P2O7 को कहा जाता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका स्ट्रक्चर, ध्यान रखिएगा। पायरोफॉस्फोरिक एसिड जो है इसके अंदर फॉस्फोरस दोनों जो है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +5 और +5। ठीक है, और जो है इसको हम किस तरीके से फॉर्म करते हैं, हीट करते हैं फॉस्फोरिक एसिड को। फॉस्फोरिक एसिड जो है उसको जब हीट किया जाता है तब हमें मिलता है कौन सा, मिलता है हमें पायरोफॉस्फोरिक एसिड। चलिए भाई, नेक्स्ट अब हम देखते हैं H3PO3। ठीक है, H3PO3 जो है इसको कहा जाता है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, H3PO4 था ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ये फॉस्फोरिक था, ये है फॉस्फोरस। ठीक है, और इसकी जो स्ट्रक्चर है, फ़र्क सिर्फ इतना है इस और इस स्ट्रक्चर के अंदर, ऑब्वियसली यहाँ पे डबल बॉन्ड O से जुड़ा है, इसमें एक हाइड्रोजन होगा और 2 OH होंगे। ठीक है, जबकि इसके अंदर क्या था, इसमें 3 OH थे, यहाँ पे 2 OH होंगे। ठीक है, इसमें जो फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है किसमें, H3PO3 के अंदर, वो होती है +3, और इसको जो है रिएक्ट करवा सकते हैं हम P2O3 के साथ में और वाटर के साथ में, और हमें जो है इसकी फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है भाई, अब देखिए हम डिस्कस करते हैं हमारा अगला फॉस्फोरिक ऑक्सा एसिड। अगला ऑक्सा एसिड जो है वो है हमारा H3PO2। ठीक है भाई, इसको कहा जाता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी भी स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके की है, डबल बॉन्ड O सब में होगा। जिस तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजन कम होते जाएंगे, यहाँ 3 थे, अब जाएगा इसमें OH की जो वैल्यूज़ हैं वो कम होती जाएंगी। ठीक है भाई, OH की जो वैल्यूज़ हैं वो कम होती जाएंगी। अब इसमें 2 जो है हाइड्रोजन होंगे और एक ही क्या होगा, इसके अंदर OH प्रेजेंट होगा। ठीक है भाई, अब हम इसको प्रिपेयर किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। नॉर्मल जो है इसको H3PO2 को, इसमें पहले ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी इसकी, और नॉर्मल इसको हम किस तरीके से वाइट फॉस्फोरस के साथ में जो है P4 के साथ रिएक्ट करवा के ईजिली इसकी फॉर्मेशन करवा सकते हैं। ठीक है भाई, अब देखते हैं हम नेक्स्ट वाला, हमारा सेकेंड लास्ट जो है वो है H3P3O6। ठीक है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, मैं इसको यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस तरीके से फॉस्फोरस होगा, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी एक सिंगल बॉन्ड, यानी कि बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर नहीं होती है, बिल्कुल वैसी स्ट्रक्चर बनती है इसकी। इसमें यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड O होंगे और यहाँ पे जो है एक OH होगा।
बिल्कुल यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड और O होंगे और यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O होंगे और यहाँ OH होगा। इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती है, नॉर्मल होती है। फॉस्फोरस जो होते हैं इसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर होंगे सभी के सभी फॉस्फोरस। और इसको किस तरीके से रिएक्ट करवाया जाता है, फॉस्फोरस एसिड और साथ में क्या है, ब्रोमीन वेपर के साथ में इसको हीट किया जाता है एक सील्ड ट्यूब के अंदर। सील्ड ट्यूब के अंदर इसलिए बिकॉज ब्रोमीन वेपर का इसके अंदर यूज़ किया जाता है, तो ब्रोमीन वेपर उड़ ना जाए इस वजह से जो है सील ट्यूब में इसमें यूज़ किया जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी फॉस्फोरस की इसमें +5 होगी। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो है हमारा लास्ट, दैट इज़ पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। और इसका जो नॉर्मल हम देख सकते हैं फॉर्मूला होता है वो HPO3N है, यानी N में यहाँ पे कितना भी अमाउंट हो सकता है, अमाउंट इन द सेंस कि इसमें कितने भी जो है फॉस्फोरस प्रेजेंट होंगे। और फॉस्फोरस की जो इसमें स्ट्रक्चर होंगी वो इस तरीके से होंगी, डबल बॉन्ड O, एक O, फिर यहाँ OH और O, और ये O जो है कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ OH, फिर ये सिंगल बॉन्ड O, फिर एक और फॉस्फोरस जुड़ेगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH और फिर सिंगल बॉन्ड O। इस तरीके से चेन आगे चलती रहेगी और ये कहलाएगा पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड जो है इसकी जो कह सकते हैं ये फॉस्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी वो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी बिल्कुल, यानी +5 होंगी। और इसकी प्रिपरेशन जो होगी पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड की वो भी बिल्कुल यही होंगी। ठीक है भाई, ये थे हमारे ऑक्सा एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक थे और हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ग्रुप 16 एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि होगी हमारी ऑक्सीजन की फैमिली। और ऑक्सीजन की भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है। और जिसने भी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है ग्रुप 15 की, 13 की, 14 की, वो जल्दी से जाइए देखिए। आपको लिंक जो है प्लेलिस्ट का मैंने इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है नीचे, आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट उसमें मिल जाएगी 13, 14 और 15 ग्रुप की। ठीक है, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में ताकि उन्हें भी अच्छे से समझ आए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो ज़रूर बताते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।